I cannot tell you, those were the fastest 2 hours of my life because I was so laser focused, right? मेरे को पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे निकल गया because I was so laser focused on doing the sums, on actually cracking the exam. वहां पे आप ये नहीं सोच सकते हो कि वो मेरा निकलेगा नहीं निकलेगा कैसा क्या, नहीं सोचो ना यार, अभी पेपर आया, अभी पेपर दो, फिर देखते हैं कि क्या होगा. दैट इज वन ऑफ द की थिंग्स कि आपको पेपर देते आना चाहिए और उसके लिए प्रेप करना चाहिए. और कंसिस्टेंसी यार, कंसिस्टेंसी का तो कोई तोड़ नहीं है. Hello and welcome everyone on Career Tribe channel. We are back with another session, and today we'll be discussing about bank examination, and we'll cover all your doubts regarding banking exams. And also, let me tell you that today's session is a very special. Why? Because seeing someone grow, जिसके साथ you hang out, you discuss everything. So my brother himself has cleared the IBPS PO examination, and he will soon join Central Bank of India as PO, probationary officer. So, hello Sahil, thanks for all your time, and we welcome you on the Career Type channel. थैंक्स फॉर ऑल द टाइम माय फ्रेंड, ऑल द टाइम. Okay. So, Sahil, before we move forward, एक छोटा सा introduction बनता है अपनी audience के लिए. So, please give a overview about all your academics till now. बहुत ब्रीफली ये है कि मैंने मतलब सबसे पहले सेंट लॉइस से बीकॉम किया था. ठीक है. उसके बाद से ही मैंने एक आध साल के गैप में कोविड के चक्कर में रुक गया था थोड़ा सा प्रिपरेशन. बट उसके एक साल बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी बैंकिंग की. और बैंकिंग का एग्जाम एक इसी साल निकाला था फर्स्ट अटेम्प्ट में. आईबीपीएस पीओ निकाला, आईबीपीएस क्लर्क निकाला था. और और तो कोई एग्जाम्स निकले नहीं थे. बाकी ये दोनों निकले थे, दोनों के मेंस दिए थे. आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू क्लियर हुआ. एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्टेड मी फॉर देयर प्रोबेशनरी ऑफिसर. Okay. So, next question is कि कैसा लगता है to finally get into that lot जहाँ पे सारे सरकारी employees हैं basically. So, how do you feel? It is one of the best possible feelings you have. Like when you see the result and it shows congratulations, you have been selected as a probationary officer in the upcoming batch of IBPS PO. One of the best feelings, and you just hope कि उस वाले result में thank you ना लिखा है. कि the only time when you do not expect a thank you from someone, that is जब IBPS PO का result आता है और तुम नहीं सोचते हो कि बस thank you ना देना भाई, congratulations दे दो, वही वही काफी है. Okay. और मतलब बहुत अच्छा लगता है आपके पेरेंट्स का फाइनली हार्ड वर्क खत्म होता है एंड दे सी कि हाँ यार अब हमारा स्ट्रगल खत्म हुआ और हमने जो चाहा था अपने लड़के के लिए वो कर लिया. तो And देयर and ड्रीम्स आर. do you also remember that particular day जब रिजल्ट आया था उस दिन क्या लग रहा था यार थॉट्स क्या चल रहे थे दिमाग में? मतलब फर्स्ट अप्रैल फॉर एवरीवन इज अप्रैल फूल्स डे, बट बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए उनका सबसे बड़ा दिन होता है बिकॉज आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट आता है, आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट आता है. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट एजेंसीज दैट डज द बैंकिंग एग्जाम्स और कंडक्ट द बैंकिंग एग्जाम, सबसे ज्यादा वैकेंसी उन्हीं की होती है पूरे बैंकिंग सेशन में. तो वो उसी दिन आता है उनका रिजल्ट और उनका फिक्स है, हर साल देते हैं वो लोग उसी साल उसी टाइम पे. तो द डेट यू कैन नॉट फॉरगेट बट ऑल्सो द मोमेंट यू कैन नॉट फॉरगेट. 10:05 थे जब मैंने रिजल्ट देखा था. पहले के 20 मिनट तो रिजल्ट खोला नहीं मुझसे क्योंकि तो इतना ज्यादा ट्रैफिक आ गया था. बट यस, मैंने जैसे ही खोला रिजल्ट और मैंने अपना लॉग इन और इन्फॉर्मेशन एंटर किया और मैं बाहर चला गया था. आई वाज लाइक, मेरे मम्मी पापा सब बैठे हुए थे घर पे, उनने देखा. मैं तो घर के बाहर चला गया था कि हो गया यार, नहीं देख पा रहा हूँ मैं, कि बहुत मेहनत की है, पूरा एक साल मेहनत की है. तो मैं तो घर के बाहर चला गया था लॉग इन इन्फॉर्मेशन डाल के. फिर वहां पे अंदर चिल्लाने की आवाज आई कि चलो हो गया लड़के का, अच्छा हुआ. फिर मैं गया तो घर वाले रो रहे थे और फिर मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि यार फाइनली लाइफ में कुछ कर लिया, अचीव कर लिया फाइनली, कुछ सोचा था जो. बेस्ट मोमेंट ऑब्वियसली राइट. यप. नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी दैट एक ओवरव्यू अगर आप दे पाओ कि यार एग्जाम है क्या, मतलब पैटर्न क्या है इसका. सो टॉकिंग अबाउट आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ. सो व्हाट एक्चुअली इज द पैटर्न, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं?
लाइक स्टार्ट करते हैं, मतलब बैंकिंग सेक्टर में होता क्या है, मतलब पूरा एक बार सब पूरा ओवरव्यू देते हैं। बेसिकली बैंकिंग एक फाइनेंशियल वाइट कॉलर जॉब है इंडिया में, जो कि जब नेशनलाइज बैंक हुए थे तो ये गवर्नमेंट ने काफी सारे बैंक्स के स्टेक्स खरीद लिए थे। अ, तब से ये एक पीएसयू पब्लिक सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और गवर्नमेंट आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई बनते हो जब आप बैंक्स पे वो करते हो। बट इंडिविजुअल बैंक्स का अलग अलग मैनेजमेंट है, आप किसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आते हो, बट इनके जो वो है वो आरबीआई रेगुलेट करता है। तो दैट इज द बेसिक क्रक्स कि आप जॉब क्या है और आप किस किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हो। इट्स नॉट लाइक यूपीएससी, बट इट इज लाइक कि आप आरबीआई के अंडर में हो। ठीक है, आपको आरबीआई रेगुलेट करता है, आपके आरबीआई रूल्स बनाता है इन एवरीथिंग दैट। सो बैंकिंग एग्जाम्स में मतलब बेसिकली मेनली सबसे ज्यादा 6 एग्जाम, मतलब सबसे ज्यादा फेमस एग्जाम्स है वो 6 होते हैं, जो कि हैं आरआरबी के जो रूरल रीजनल रूरल बैंक्स है उसके क्लर्क और पीओ। क्लर्क बेसिकली सपोर्ट स्टाफ होता है, सपोर्ट स्टाफ नॉट इन द सेंस कि आपको चाय वाय कॉफी वॉफी भेजने बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप बेसिकली कैशिंग डीलिंग में करते हो, आप एक काउंटर में बैठते हो जहाँ पे आप कैश लेते हो, कैश विड्रॉ करते हो, अगर कोई क्वेरीज होती है बैंक्स की तो वो फॉलो अप करते हो। और पीओस जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होते हैं वो मैनेजमेंट ट्रेनीज होते हैं। लाइक आप असिस्टेंट मैनेजर किस रोल्स में आते हो, अगर आपका 2 साल जो आपका प्रोबेशनरी ऑफिसर कंप्लीट होता है, प्रोबेशन कंप्लीट होता है, तो आप असिस्टेंट मैनेजर के रूप में आते हो। सो दैट हैपेंस। नाउ बेसिकली 6 एग्जाम्स होते हैं, आरआरबी, क्लर्क, पीओ, आईबीपीएस, जो कि 10-11 नेशनलाइज बैंक्स हैं उनका कंडक्टिंग बॉडी है, वो करवाता है एग्जाम्स। तो वो 11 नेशनलाइज बैंक जो वैकेंसी निकालते हैं वो आईबीपीएस कंडक्ट करवाते हैं उनके एग्जाम्स। तो आईबीपीएस, क्लर्क एंड पीओ। एंड एसबीआई जो कि सबसे बड़ा बैंक है इंडिया में, उसका अलग से पेपर होता है, जो कि अगेन एसबीआई आईबीपीएस ही करवाता है। बट एसबीआई को अपने खुद के रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस होते हैं और उनके खुद के एग्जाम्स होते हैं, वो खुद ट्रेनिंग वो करते हैं, एग्जाम्स लेते हैं, और खुद का उनका अलग से प्रोसेस होता है, अलग से पेपर होता है उनका, और किसी नेशनलाइज बैंक का नहीं होता, लेकिन एसबीआई का होता है। तो एसबीआई क्लर्क एंड पीयू, तो ये 6 एग्जाम्स होते हैं। एंड ओवरऑल अराउंड 30,000 वैकेंसीज इन एन ईयर आती हैं क्लर्क एंड पीओ मिलाकर, इन अ गिवन सेशन, इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। ये एक बेसिक ओवरव्यू है बैंकिंग एग्जाम्स का। अब पैटर्न पे आते हैं, तो पैटर्न बेसिकली होता है आपको प्रीलिम्स मेंस देना होता है क्लर्क के लिए, आपको पीओ के लिए देना होता है प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू। और फिर प्रीलिम्स का बेसिक वही है, क्वालिफाइंग नेचर होता है। और अगर आपने क्लर्क दिया है तो मेंस में ही सिर्फ आपकी मेरिट लिस्ट लिख लेगी, जैसे कि आप अगर आप मेरिट लिस्ट में ऊपर हैं तो आप सिलेक्टेड हैं, आपको इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने पीओ दिया हुआ है तो आप प्रीलिम्स अगेन क्वालिफाइंग इन नेचर, जिससे वो लोग ट्रिम करते हैं कि उनको कैंडिडेट्स कौन से चाहिए। उसके बाद मेंस देते हैं आप, मेंस मेरिट बेसिस पे होता है, तो जितने ज्यादा मार्क्स लाएंगे मेंस में उतना ज्यादा अच्छा है, और उसका फिर कट ऑफ बनता है। देन इंटरव्यू हैपेंस, जो लोग सिलेक्ट होते हैं मेंस में वो इंटरव्यू देते हैं। और बेसिकली रेशियो ऐसा होता है कि हर चीज में 1/10 होता रहता है। मतलब अगर आपने प्रीलिम्स 10 लाख लोगों ने दिया है तो 1 लाख लोग मेंस देंगे, फिर अराउंड कम होके अराउंड 3-4 भी, अगर मतलब 10,000 वैकेंसी है तो 20,000 लोग वो देंगे, क्या बोलते हैं, इंटरव्यू देंगे। समथिंग Okay. अराउंड दैट शॉर्ट होता है। और Okay. फिर आपका मेन रिजल्ट निकलता है, और 1 साल के अंदर अंदर पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है। Okay. So when you talk about this particular exam, थोड़ा सा tedious है ना? Recurring practices चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए इसके लिए. So what is that thing that you followed? Basically आपकी strategy क्या थी इस पे? And what are all the resources that you followed as well? So can you please give a overview about that as well? My strategy was really, really simple. I needed to crack the exam. I did not have to top it. मेरा यही अप्रोच था, मेरे को पता था कि मेरे को कितना करना है और कितना मेरी स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। सो मेरी स्ट्रेंथ है इंग्लिश, आई कैपिटलाइज्ड ऑन इट। मेरा मैथ्स बहुत वीक पॉइंट है, तो आई पुश्ड एवरीथिंग इन माय एवरीथिंग आई हैड इन द 1 year टू पुश दैट मैथ्स दैट वाज रियली बिलो एवरेज, टू मेक इट एटलीस्ट एवरेज और अबव एवरेज इन सम एग्जाम। सो इसमें मैंने स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि इंग्लिश को मैंने बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग बेसिस पे छोड़ दिया था। कि मैंने रीड किया था, सिर्फ एग्जाम्स देता था, प्रैक्टिस करता था, बिकॉज इंग्लिश मेरी काफी अच्छी है पहले से ही। बट मैंने रीजनिंग और मैथ्स में पहले बेसिक फाउंडेशन क्लियर किया,
कि बेसिक फाउंडेशन होता क्या है प्रीलिम्स के लिए, क्या पेपर आता है, क्या होता है। उसके बाद आप डीप जाते हो कि सब टॉपिक्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है। फिर आप टॉपिक वाइज चैप्टर्स पढ़ना शुरू करते हो, फिर प्रैक्टिस करने लगते हो। तो रीजनिंग के लिए मैंने ऐसा किया। बट मैथ्स के लिए ऑन द अदर हैंड मैंने देखा कि मेरे को कितना बेयर मिनिमम करना जरूरी है। अब 35 मार्क्स का पेपर होता है, 35 मार्क्स का। मैंने उसमें से आइडेंटिफाई किया कि मेरे को सिर्फ 20 मार्क्स का करना है फॉर मी टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स सब्जेक्ट। प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन सेक्शनल सेक्शनल कट ऑफ, और मेरे को थोड़े मार्क्स चाहिए कि मेरे पे ज्यादा प्रेशर रीजनिंग और इंग्लिश पे ना आए कि मेरे को पूरा ही स्कोर करना है उस पर। इसलिए मैंने थोड़ा प्रेशर रिलीव करने के लिए मैथ्स में थोड़ा सा अबव एवरेज करने की कोशिश की, और मैंने वहां अबव एवरेज किया। और उसमें स्ट्रैटेजी ये थी कि मेरे को अर्थमेटिक बहुत ज्यादा टीडियस लगता था और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग लगता था, जिसमें आप इंडिविजुअल टॉपिक्स और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपको। बट ऑन द अदर हैंड अगर आपने बेसिक कैलकुलेशंस और वो सब सही कर लिया और आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है, तो आपको सिर्फ स्पीड पे ध्यान देना है मिसलेनियस सेक्शन में, जिसमें आता है नंबर सीरीज, इनइक्वालिटीज और अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन। आप इस पे आपने टेबल्स याद कर लिए, स्क्वायर्स याद कर लिए, क्यूब्स याद कर लिए, तो आपका यहाँ पे काम चल जाएगा। मैंने वही किया। मैंने बहुत मेहनत की इसमें। मैंने क्यूब सारे याद किए, स्क्वायर सारे याद किए। मैंने 100 200 तक का ट्रिक्स देखे कि कैसे निकाल सकते हैं इनको। मैंने टेबल्स याद की। और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपको, और बहुत टीडियस रखना पड़ता है आपको। कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस करने पड़ते हैं आपको, कंटिन्यूअसली स्पीड बढ़ा के रखनी पड़ती है। इट इज समथिंग दैट यू हैव टू डू। देयर इज नो वे अदर, नो अदर वे अराउंड। नाउ कमिंग बैक टू रीजनिंग। रीजनिंग में भी आप मिसलेनियस करो और पजल्स करो। हमेशा यही एडवाइस किया जाता है कि आप पहले मिसलेनियस करें और उसके बाद पजल्स पे जाएं। मैंने भी वही किया। मैंने ज्यादा इधर उधर एक्सपेरिमेंट नहीं किया था इन पे। मैंने सिंपली रीजनिंग में मिसलेनियस पे मेहनत की, सेलॉक्स की ट्रिक्स देखी, टाइम कम किया उसमें, इनइक्वालिटीज देखी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज देखी कैसे करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं। प्रीलिम्स इज एवरीथिंग अबाउट स्पीड। आपको स्पीड पता होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। और पजल्स में सबसे अच्छी बात है कि पजल्स बहुत रिपीटेटिव होते हैं। आपने एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया, तो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो और आपने एक दो क्लूज पढ़े, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगले क्लू में बोलने क्या वाला है, या फिर आपको ये पता चलेगा कि कौन सा क्लू पहले उठाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये करना सीखें। आपने इतने क्वेश्चंस लगा लिए कि आपको समझ में आ गया कि क्या आने वाला है। प्रीलिम्स में ये बहुत जरूरी होता है कि आप प्रीलिम्स में अपने इतने क्वेश्चंस लगा लिए कि आपको पता चल गया कि क्या आने वाला है। उसके बाद आपको मेहनत उसमें करनी पड़ेगी कि आपको मॉक्स में टाइम बैठाना पड़ेगा, कि आपका सिलॉग्स 2 मिनट के अंदर हो रहा है, आपका अल्फा न्यूमेरिक 1 मिनट के अंदर अंदर हो रहा है, 3 4 क्वेश्चन। आपकी इनइक्वालिटीज बहुत जल्दी हो रही हैं, आपके ब्लड रिलेशन बहुत जल्दी हो रहे हैं। इन ऑल आपके पास 7 मिनट होते हैं पीओ के एग्जाम में, आप पूरे मिसलेनियस खत्म कर लें। उसके बाद आपके बाकी के 13 मिनट आप उसमें दीजिए, पजल्स में, जहां पे आपको एक्चुअली में ज्यादा टाइम लगने वाला है, जहां पे आपका रिस्क रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा वो है। अगर आपका रिस्क बहुत हाई है कि आपने अगर एक पजल में टाइम लगाया 5 मिनट, तो उसके 5 क्वेश्चन भी बनते हैं, राइट। सो ये बहुत एक बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। लेकिन वहीं अगर आपने मिसलेनियस किया है, तो मिसलेनियस में एक एक क्वेश्चन का एक एक आंसर होता है, तो 1 क्वेश्चन 1 आंसर। वहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं है, लेकिन आप वो क्या बोलते हैं, वो बहुत स्क्यूड है कि आपने एक क्वेश्चन किया, आपने 1 मिनट, आपने 30 सेकंड लगाया, लेकिन आपका एक ही क्वेश्चन है। ऑन द अदर हैंड अगर आपने पजल्स बहुत जल्दी कर लिया, आपने 2 मिनट में कर लिया, तो आपके 5 क्वेश्चन हो गए, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आपको जब प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश ऑन द अदर हैंड, अगर आपने इंग्लिश कभी अगर आपकी इंग्लिश डिसेंटली अच्छी है, तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैंने तो द हिंदू पढ़ा था, और काफी टाइम तक पढ़ा था। मैंने पहले भी 2 साल प्रिपरेशन के पहले 2 साल जब कॉलेज में था तब भी पढ़ता था मैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने 1 साल तक कंटिन्यू किया, तो मेरा वोकेबलरी बहुत अच्छा है, और मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा है। ऑल्दो बैंकिंग एग्जाम में एक बहुत अच्छी चीज होती है कि आपको वो बहुत अच्छा करना पड़ता है, ग्रामर। आपकी ग्रामर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं कंपेयर टू एवरी अदर कंपेटिटिव एग्जाम। तो बाकी सारे कंपेटिटिव एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग और इन्फ्रेंसेस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि आप क्या समझते हैं। बट बैंकिंग एग्जाम में आपको ये देखना पड़ता है कि आपका इंग्लिश में कहाँ गलती हो रही है। आपको देखना पड़ता है कि इंग्लिश कितनी सही है, और आपने क्या इंग्लिश में सीखा है। तो इंग्लिश के बेसिक रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि मैंने काफी मेहनत करके सीखा था। मैंने रूल सारे लिखे थे। कुछ कुछ आपको वहां पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 1000 क्वेश्चन, 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश एरर डिटेक्शन, इस टाइप के क्वेश्चंस। आप उसको लगाना शुरू कीजिए, और उसमें जितने भी रूल्स आते हैं वो लिखते जाइए। आपने अगर 1000 रूल लिख लिए, 1000 नहीं लिख पाएंगे, लेकिन अगर आपने 200 भी लिख लिए, तो वो 200 जितनी बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब 200 रूल्स तो नहीं होते इंग्लिश में, बट वो रिपीट होते रहते हैं। अगर आपने रिवाइज कर लिया उसी चीज को, तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैंने कैसे किया, मेरे जो शॉर्टकमिंग्स थे, और मैंने
जो भी ट्रिक्स और ट्रिक्स यूज की थी पेपर क्रैक करने के लिए प्रीलिम्स के। Okay. मेंस ऑन द अदर हैंड इज वन वन ऑफ द toughest things you can do in a banking exam, स्पेशली अगर आपने पीओ का मेंस दिया है। फॉर एग्जाम्पल, इस बार के पीओ के मेंस में क्वांट में इतना टफ क्वेश्चन आया था, इतना टफ पेपर आया था कि सिर्फ 2.5 कट ऑफ गया था। 2.5 60 में से 2 क्वेश्चन नहीं हो रहे थे लोगों से, इतना कम गया है। मतलब जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनके भी इतने इतने कम है कि 2.5 मार्क्स क्लियर नहीं हो रहे किसी से। तो इट वाज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स फॉर क्वांट, फॉर द बेसिक्स ऑफ क्वांट। उसके पिछले साल में जीके बहुत टफ आया था, जिसमें 3 नंबर जीके का कट ऑफ गया था। तो ऐसे ऐसे वो चेंज करते रहते पैटर्न। तो आपको सब मेंस में आपको सारी चीजों में स्ट्रांग होना पड़ेगा। स्ट्रांग नहीं तो आपको कट ऑफ क्लियर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें आप स्ट्रांग नहीं है उसके लिए। तो क्वांट में मेरे लिए कट ऑफ क्लियर करना वाज अ चैलेंज। बट मेरे को समझ नहीं आया था कि क्वांट का पेपर कितना टफ है, तो सिर्फ मैंने 1 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, सिर्फ 10 क्वेश्चन आए थे। आई डिड नॉट हैड एनी आइडिया कि कितना टफ पेपर आया है, क्योंकि तो मैंने 2 मार्क्स वाले अटेम्प्ट नहीं किए थे। लोग वहां फंस गए थे कि उन्हें 2 मार्क्स वाले अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया था। मैंने इन दी एंटायर 40 मिनट्स दैट आई गॉट, आई ओनली डिड 10 क्वेश्चन, जिसमें से मेरे 8 सही है, जिसमें से मेरे 9 सही गए थे, राइट। And this was what made my preparation in not understanding कि कितना टफ पेपर आएगा और कैसा आएगा, helped me in some way. That was a funny incident that I had in the bank in the exam, mains exam. But English was my forte and I scored 35 in that. So वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मैंने अपना स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से प्ले किया, और मेरे स्ट्रेंथ पे बहुत अच्छे से मतलब पेपर उस तरीके से सेट हो गया कि इंग्लिश का पेपर थोड़ा सा रिलेटिवली इजी आया था। तो मैंने पूरे 40 अटेम्प्ट किए और मैं 35 मार्क्स मेरे कुछ आए थे। एंड रीजनिंग और जीके में तो आपको बहुत मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको टॉपिक्स देखने पड़ेंगे, थोड़ा सा हाई लेवल टॉपिक आते हैं। और जीके में तो आपको पढ़ना पड़ेगा। जीके इज जस्ट बेस्ड ऑन आपने कितना पढ़ा है और कितना रिवाइज किया। मैंने लास्ट 1 महीने में पढ़ा था, और मैंने सिर्फ और सिर्फ मेंस में मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने डेडिकेट किया कि मेरा जीके का सेक्शन निकल जाए और मैं थोड़े मार्क्स उसमें अटेम्प्ट कर पाऊँ, क्योंकि तो मैंने प्रीलिम्स के फेजेस में ज्यादा जीके अटेम्प्ट नहीं किया था। वो मैं रिकमेंड किसी को नहीं करूंगा, क्योंकि तो बहुत मुश्किल होता है वो करना, क्योंकि तो आपने मेंस में आप रीजनिंग और बाकी सारी चीजें एक साथ नहीं कर सकते। तो बेसिक स्ट्रैटेजी मेरी यही थी। Okay. So you discussed actually about कि पेपर आ गया है हाथ में, it is whether difficult or not. अब वो हाथ में है, so we have to face it actually. So that was a very good thing, and I would also like to tell this particular thing to all the audience that despite paper is being tough or easy, you have to face it. So just take a deep breath and get along with the paper. Okay. So now next question would be that let's suppose कि मैं हूँ और मुझे अभी एकदम नया नया हूँ मैं, और मेरे को बैंकिंग एग्जाम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, एंड आई वांट टू फेस दिस एग्जामिनेशन, मेरे को क्लियर करना है, एंड आई एम डिटरमाइंड अबाउट दैट एज वेल। सो स्क्रैच से प्रिपेयर करने की स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या रिसोर्सेज उठाना है, कौन से लेक्चर्स देखना है, क्या है, और बेसिकली लेक्चर्स वो भी जहाँ पे जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है उतना वो भी देख पाए, तो फ्री चीज़ें क्या है हमारे पास अवेलेबल, एंड रिसोर्सेज क्या क्या होंगे बेसिकली। तो बैंकिंग एग्जाम का सबसे अच्छा पार्ट होता है कि बहुत सारे लोग देते हैं, राइट। 15 लाख लोग देते हैं, ठीक है। और ज्यादा कंपटीशन आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, वो 15 लाख लोग दे रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आपने डिसेंटली स्कूलिंग की है तो आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि मैथ्स कैसे काम करता है, रीजनिंग कैसे काम करती है, इंग्लिश कैसे काम करता है। आई अंडरस्टैंड रीजनिंग एक कम्प्लीटली नया सब्जेक्ट होता है, बट ट्रस्ट में अगर आपने कुछ भी साइंस का किया है या फिर कुछ भी आपने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया लाइफ में, आप रीजनिंग कर ले जाओगे, ठीक है। अब बेसिक स्क्रैच से बात करते हैं। आपने ये तो बात हो गई कि यार बहुत सारे लोग देते हैं, तो जो बाकी सारी कंपनीज होती है ना, वो बहुत स्ट्रैटेजीज यूज करती हैं, हर चीज बहुत सारी चीजें फ्री में देने की कोशिश करती हैं, जैसे कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा लोग लेके आ पाए जो कन्वर्ट कर पाए। तो ये एक बहुत एडवांटेज होता है उन लोगों के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं बैंकिंग के लिए, और जिनने अभी अभी स्टार्ट किया और उनके पास फाइनेंशियली इतने रिसोर्सेज नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप सबसे पहले जाएं और जितने भी एग्जाम्स हैं, जितने भी, ठीक है, उन सबका एक एक मॉक टेस्ट दे दें, जो कि फ्री अवेलेबल होता है हर हर प्लेटफॉर्म पे। आप टेक्स्ट बुक ले लीजिए, आप अड्डा ले लीजिए, आप बॉलीवुड ले लीजिए, आप प्रैक्टिस मॉक उठा लीजिए। सब में एक पेपर तो सबका फ्री होता है। क्लर्क का फ्री होगा, पीओ का फ्री होगा, सारे आर आर बी, आईबीपीएस, एसबीआई, इन सबका एक एक मॉक तो सब में फ्री होता है।
तो आपके पास 6 इंटू जितनी कंपनी है, तो अभी बड़ी बड़ी तो 5 है, राइट। तो आपको 6, आपके पास 30 मॉक्स तो फ्री है, राइट। इतने में आपका प्रिपरेशन बेसिक लेवल पे हो जाएगा, अगर आपको मॉक्स पे देखना है। बट मॉक्स बहुत सस्ते भी आते हैं, उसका नहीं। सबसे पहले आप 5 मॉक्स दीजिए, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए कि मेरे को कितना आता है और किसमें कितनी मेहनत करनी है, राइट। अगर आपके बेसिक मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपने 50th परसेंटाइल में भी स्कोर कर रहे हो, तो आप बहुत ही बेटर ऑफ हो कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द क्राउड दैट इज गिविंग द एग्जाम। बिकॉज जो लोग दे रहे हैं ना, जो लोग मॉक टेस्ट देते हैं, यूजुअली लोग मॉक टेस्ट देते हैं जब वो पढ़ के दे रहे हो। अगर आप 50th परसेंटाइल में आ रहे हो, परसेंटाइल मतलब 50, अगर 100 लोग दे रहे हैं तो 50 लोगों से आगे हो, वो आपको दिखा देंगे उसमें परसेंटाइल कितना क्या आ रहा है। अगर आप 50 लोगों से आगे हो, तो ये मत समझना कि वो 50 लोग ऐसे यूजलेस हैं जिनने कभी पढ़ाई नहीं की है, ऐसा नहीं होता है। उन सब ने पढ़ाई की है और वो 50 लोग आपसे अभी भी पीछे हैं, राइट। तो आप पढ़ के बहुत आगे आ सकते हो इसमें। फिर अगर फ्री रिसोर्सेज की बात करें तो यूट्यूब इज एवरीथिंग, और फ्री क्विजेस तो बहुत, हर ऐप बेसिकली, जितने भी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और जो ऑनलाइन कोचिंग देते हैं और जो टेस्ट सीरीज देते हैं, उनके सब में क्विजेस लगती हैं। तो आपको मटेरियल की कोई कमी नहीं होगी, कभी भी क्वेश्चंस लगाने की कभी कमी नहीं होगी। प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में आपको यही देखना है कि आप फ्री मटेरियल कितना उठा सकते हैं। अड्डा पे आप 2-3 चैनल्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे अड्डा 24/7 हो गया। टेक्स्ट बुक का अपना एक चैनल है, वो चलाते हैं बहुत सारी सीरीजेस। एक आकाश सर है, वो चलाते हैं अपनी सीरीज। एक बैंकिंग क्रॉनिकल्स करके है, वो चलाता है अपना फ्री वाले मॉक टेस्ट और फ्री वाली कोचिंग करते हैं। तो अगर आपको पूरे पूरे कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना है तो अड्डा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उस चीज के लिए, 24/7। मैंने भी वहीं से प्रेप किया है। अड्डा में आप बेसिकली ये कर सकते हैं कि आपने यूट्यूब पे खोला, अड्डा डाला, अड्डा 24/7 डाला, और उसके बाद जीरो टू हीरो डाल दिया। उनकी लेटेस्ट शायद सीजन 3 है, जीरो टू हीरो सीजन 3। उसमें आप चालू कर दीजिए। उसमें बैंक, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ, तीनों के लिए आपको टीचर्स मिल जाएंगे जो पढ़ाते हैं, राइट। उसमें पूरा पढ़ाया गया है फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस लेवल, और सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। अगर आपने ये कर लिया, ठीक है, तो आपका प्रीलिम्स तो निकल रहा है। अगर आपको समझ में आ गया कि प्रीलिम्स निकल रहा है, तो फिर आप इन्वेस्ट करने का सोचिए कि यार मैं एक कोई कोचिंग का मेंस का मटेरियल उठा सकता हूँ क्या। वो बहुत सस्ते होते हैं, इतने महंगे नहीं आएंगे आपको मेंस के कोचिंग के मटेरियल। अंडर अंडर 1000 आपको 800-900 के आपके बैचेस मिल जाएंगे आपको, राइट। आप वो एक साल के लिए उठा सकते हैं। मेंस के लिए तो आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तो मेंस का यूट्यूब पे कंटेंट बहुत कम है, क्योंकि तो मोस्टली लोग प्रीलिम्स ही नहीं निकाल पाते हैं। आप सोच के देखिए ना, अगर 1/10 निकाल रहे हैं तो 1 लाख बच्चा भी नहीं दे पाता है मेंस ज्यादातर पूरे साल में, ठीक है, 30,000 जॉब्स के लिए। तो बहुत कम बच्चे देते हैं, और उनके लिए फिजिबल नहीं होता कि वो यूट्यूब पे पढ़ा दें सब कुछ, राइट। उनको भी तो कुछ ना कुछ अर्निंग करनी है, कहीं ना कहीं से तो टीचर्स को पैसे देने होते हैं। सो द बेसिक थिंग इज, आपको प्रीलिम्स अगर आपका निकल रहा है, और आपको कैसे पता चलेगा निकल रहा है, क्योंकि तो जो फ्री मॉक टेस्ट है ना, अगर आप आपके उनके उनमें क्लर्क वाले पेपर होते हैं, उनमें अगर आपके 75 से ऊपर आ रहे हैं 100 में से, और अगर आपने आरआरबी दिया है तो 80 में से अगर आपके 65-70 के अप्रोक्स आ रहे हैं, क्योंकि क्लर्क का पेपर बहुत ईजी होता है। ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट पेपर आएगा, बहुत ईजी पेपर आएगा। तो अगर आपके क्लोज टू 75% आ रहे हैं, राइट, 100 में से 75 आ रहे हैं, और अगर 80 में से तो 60 अराउंड कुछ आ रहे हैं, 65 अराउंड, तो आपका पेपर प्रीलिम्स का तो निकल रहा है। तो आप सिर्फ प्रीलिम्स की प्रैक्टिस करिए। और अगर आप पीओ देने का मन है, जैसे मेरे हिसाब से तो पीओ देना चाहिए आपको। पीओ एक कॉन्सेप्ट बेस्ड अच्छा एग्जाम है, जिसमें सैलरी भी अच्छी मिलती है काफी। एज थोड़ी सी ज्यादा होती है कि आप 22 के होने चाहिए। अगर आप यंग हैं तो क्लर्क कंसिडर कीजिए। अगर आप 20 से 22 के बीच में, तो आप क्लर्क कंसिडर कीजिए और क्लर्क में निकालने की कोशिश कीजिए। बट अगर आप 22 प्लस हैं, तो आप पीओ बहुत अच्छे से निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तो वहां पे वैकेंसी भी अच्छा है, क्राउड भी अच्छा है, और सैलरी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली अच्छी है कंपेयर टू द हार्ड वर्क इट टेक्स टू क्लियर क्लर्क एंड पीओ टुगेदर। सो अगर आप पीओ दे रहे हैं तो 65 टारगेट कीजिए। 100 में से अगर आपके 65 आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका कोई भी एग्जाम निकल रहा है। अगर आप आरआरबी कंसिडर करेंगे तब भी निकल रहा है। अगर आप वो कंसिडर करेंगे, आईबीपीएस, पीओ, एसबीआई, सारे निकल रहे हैं आपके एग्जाम। बस उसमें मेहनत करते रहिए। फिर आ जाइए आप मेंस में। मेंस की मेहनत करिए। मेंस में जो स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई होती है वो करने की कोशिश कीजिए। तो मेंस में आपको सारे कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, क्योंकि तो आपको पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा, कौन सा क्वेश्चन ईजी आएगा। आपको सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पड़ेंगे पहले उसको। वहां पे आपको आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आपने प्रीलिम्स में चेक कर लिया कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आपकी स्ट्रेंथ रीजनिंग है, तो रीजनिंग बहुत अच्छे से कीजिए। अगर और बाकी सब भी करिए, बट रीजनिंग पे ज्यादा मेहनत कीजिए,
right? Prelims is all about taking your strength, building it up, and keeping everything else that is your weakness, making it to an average और below average भी चल जाएगा, but average तक तो लेके आइए. बट मेंस एक ऐसा चीज है जहां पे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ पे खेलना पड़ेगा, क्योंकि तो अगर आपने स्ट्रेंथ पे खेला तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि तो आपका स्ट्रेंथ पे बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं, क्योंकि तो आपने क्या पढ़ा है और क्या कॉन्फिडेंस आपको क्वेश्चन में, क्योंकि तो आपको पता नहीं कौन सा पेपर आएगा, कैसा पेपर आएगा, क्या लेवल रहेगा. हमेशा लेवल चेंज होता है, हमेशा लेवल डिफरेंशिएट करता है, बट आपको मेंस पे मेहनत करनी पड़ेगी. फॉर द टाइमलाइन आई वुड सजेस्ट कि अगर आप 2 महीने के अंदर अंदर प्रीलिम्स का बेसिक टॉपिक्स और टारगेट अचीव कर लेते हैं तो आप एक बहुत अच्छे लेवल पे हैं. आई वुड से कि 2 से 4 महीने के बीच में आपके पूरा प्रीलिम्स का कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपके परसेंटेजेस हिट करने चाहिए और आपका क्लियर होने के लेवल तक आप पहुंच जाने चाहिए प्रीलिम्स. कंसिडरिंग मेंस में आपको सिग्निफिकेंट टाइम थोड़ा सा पुट इन करना पड़ेगा. अगर आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप 2 महीने में कंसिडर कर सकते हैं करने के लिए मेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर और मॉक्स लगाना शुरू कर सकते हैं. बट अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप कंसिडर कीजिए कि मेरे को कम से कम 3 से 3.5 महीने इसमें लगाने हैं कि मेरे को अच्छे से प्रिपेयर करना है. ऐसा नहीं करना है कि मेरे को जल्दबाजी करनी है इसमें, क्योंकि तो जो भी बैंकिंग एग्जाम का सीजन चालू होता है वो होता है अगस्त से. आपके पास सिग्निफिकेंट टाइम है, जनवरी से अगस्त तक में सिग्निफिकेंट टाइम है कि आप पूरी मेहनत करिए इसमें, और अगस्त से लेकर अगले अप्रैल तक आपके पास सिर्फ बैंकिंग एग्जाम्स ही एग्जाम्स होंगे. दिसंबर तक सारे एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं और फिर जनवरी में 1-2 एग्जाम्स होते हैं, ज्यादा एग्जाम्स नहीं होते. मेंस मेंस मेजरली मेंस होते हैं, तो आपके पास उसको वो तो टाइम रहेगा मेंस करने के लिए, और इंटरव्यूज होते हैं. तो आपके पास अगस्त से दिसंबर तक का टाइम एग्जाम सीजन बोलते हैं हम, तो वहां पे वो होता है. बाकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी तो यही है, और आपको जब समझ में आ जाए कि मेंस निकल रहा है देन आप खुश हो जाइए और इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कीजिए और बेसिक करना शुरू कर दीजिए, लेकिन मेंस के स्ट्रक्चर्ड मेहनत करना हमेशा. Okay. So it was a very detailed thing that you just told us. So इसके बाद ना एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉक्स का यहाँ पे क्या रोल है. एज यू टोल्ड कि बाकियों से कंपटीशन से रिलेटेड है या फिर अपन खुद को बेसिकली एनालाइज कर रहे हैं मॉक्स से. व्हाट इज द रोल ऑफ मॉक्स इन दिस पर्टिकुलर बैंकिंग एग्जाम. बैंकिंग एग्जाम में प्रीलिम्स तो मॉक्स पे ही चलता है. अगर आपके मॉक्स में वही बताया ना, अगर आप कोई भी मॉक कंसिडर कर लीजिए, आई अंडरस्टैंड जो मॉक्स में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट दे देते हैं उसका लॉजिक मेरे को कभी समझ में नहीं आया कि आप इतना डिफिकल्ट पेपर कैसे दे रहे हैं. बट आप ये कंसिडर कीजिए कि अगर क्लर्क का मॉक दे रहे हैं और उसमें वो लोग कट ऑफ 65 to 85 के बीच में रख रहे हैं, देन इट्स अ डिसेंट मॉक, और इसी इसी लेवल का पेपर आएगा कभी भी. ठीक है. अगर आपको क्लर्क में दिख रहा है कि 60 से नीचे कट ऑफ जा रहा है और 60 से नीचे लोग मार्क्स ला रहे हैं और मेजर पॉपुलेशन 60 से नीचे है, ठीक है, तो समझिए वो मॉक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और ऐसा पेपर कभी भी नहीं आएगा. क्लर्क का पेपर इजी आता है और क्लर्क का कट ऑफ 80 प्लस जाता है. ठीक है. आई एम डैम श्योर कि कभी भी क्लर्क का कट ऑफ 80% से नीचे नहीं जाएगा, और कंसिडर भी मत कीजिए कि नहीं जाएगा इससे नीचे. जो भी मॉक आपको बता रहे हैं कि क्लर्क का पेपर डिफिकल्ट आ रहा है और आपको डिफिकल्ट पेपर दे रहे हैं, वो छोड़ दीजिए, वो नहीं आएगा कभी भी पेपर. पीओ ऑन दी अदर हैंड, पीओ में अगर आपके मेजर पॉपुलेशन के 30 से नीचे आ रहे हैं और 30 भी नहीं लेके आ पा रहे हैं लोग, तो समझिए वो बहुत डिफिकल्ट पेपर है. पीओ का कट ऑफ 50 प्लस जाता है, 50 to 65 के बीच में हैंग करता है पूरा कट ऑफ उसका. राइट. तो अगर आपके 50 प्लस आ रहे हैं और 50 प्लस आप कंसिडर कर रहे हैं कि मॉक में कट ऑफ है, तो वो एक अच्छा मॉक है. और वही मॉक्स और वही कंसिडर कीजिए वही कंपनीज का मॉक्स देने के लिए. राइट. मेंस में आप देख सकते हैं कि मेंस में कितना डिफिकल्ट मॉक देना है, और मेंस का किसी को लेवल पता नहीं होता है, बट प्रीलिम्स का बहुत श्योर शॉट पता होता है कि लेवल क्या आने वाला है और किस पेपर का कैसा लेवल है. ठीक है. तो वो बहुत स्ट्रिक्ट रहिए कि आप प्रीलिम्स में कौन से मॉक दे रहे हैं, क्योंकि तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा प्रीलिम्स में तो बहुत दिक्कत जाएगी. ये तो 1 डे एग्जामिनेशन है. अगर आपने एक दिन पेपर दिया, ठीक है, तो आपके पास अगले साल उसी उसी सेम चीज की वैकेंसी आ रही है. राइट. तो आप क्लर्क का पेपर डिफिकल्ट समझ के जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी, फिर आप हर क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लगाएंगे और आपकी स्पीड नहीं बन रही होगी उससे. आपको क्लर्क पेपर में देखना पड़ेगा कि कौन सा एग्जाम मेरे को स्पीड बनवा रहा है. स्पीड एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्लर्क के एग्जाम में, और पीओ के एग्जाम में स्पीड प्लस कॉन्सेप्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और क्वेश्चन सिलेक्शन. तो ऐसे मॉक्स चुनिए जो आपको जो आपका प्रिपरेशन में मदद कर रहे हैं, आपकी हिंड्रेंस नहीं बन रहे हैं कभी.
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी आपको, और देखना पड़ेगा कि कैसा करना है। मॉक्स आर एवरीथिंग, मतलब कम से कम 50 मॉक्स हर किसी के लगाइए। आई सजेस्ट कि अगर आपके मॉक्स निकल रहे हैं तो मॉक्स में थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए। 200-300 रुपए की सारी सीरीज मिल जाएंगी आपको, टेस्ट सीरीज। उसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए कि आपने एक टेस्ट सीरीज उठाई, उसमें 50 मॉक्स हैं तो आप 50 मॉक्स दीजिए। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रीलिम्स, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मेंस, रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आते हैं मेन एस्पेक्ट पे, दैट इज इंटरव्यू। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरव्यू, आई डोंट नो क्या परसेप्शन है लोगों पे कि उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा, मेंस क्लियर नहीं होगा, बट दे आर वेरी मच फ्राइटेंड अबाउट द इंटरव्यू पार्ट। एंड आई एम नॉट श्योर कि ऐसा क्यों होता है। सो उनको लगता है कि भाई ऐसा क्या ही पूछ लेंगे वहाँ पे। सो टुडे लेट्स बस्ट ऑल द मिथ्स कि भाई चल क्या रहा है इंटरव्यू में, एंड क्या ड्यूरेशन होता है इंटरव्यू का। ऑब्वियसली बाकी एग्जामिनेशन से तो बहुत कम ड्यूरेशन होगा। एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, सो दैट हमारी ऑडियंस को भी पता चले कि भाई ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स जस्ट फॉर्मल इंट्रोडक्शन और थोड़ी बहुत बातें हैं रिगार्डिंग द एग्जाम ऑब्वियसली। सो कैन यू प्लीज टेल अस कि भाई क्या क्वेश्चन पूछे थे आपसे वहाँ पे। यार उससे पहले ना मैं मिथ मिथ हटाना चाहता हूँ कि ऐसा है क्योंकि यार इंटरव्यू पे इतना ज्यादा डर लगता है। पता सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि इंटरव्यू तुम अकेले देते हो। हम्म। तुम्हारे अलावा और किसी को पता नहीं है कि इंटरव्यू किसने दिया है और कैसा गया है। तो जिनने इंटरव्यू दिया है ना वो डरा के रखते हैं सबको कि यार बहुत डिफिकल्ट इंटरव्यू था यार, वो बंद कमरे के अंदर ना जो कोड़े मारे ना मेरे को। ऐसा कुछ नहीं होता यार, वो सिंपली सिंपली तुमसे ये पूछना चाहती है कि तुम कॉम्पिटेंट हो कि नहीं। तुम्हें इंडिया के बारे में अवेयरनेस है कि नहीं, तुम्हें फाइनेंशियल मार्केट के बारे में अवेयरनेस। तुम जानते भी हो कि यार अगर तुमने कुछ पैसा खर्च किया, ठीक है, तुम्हारे पास एक नोट है तो वो कहाँ से आया, क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। बहुत बेसिक चीजें पूछते हैं आपसे, राइट। तो मतलब बेसिकली इंटरव्यू पे तो यार मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, राइट। द बेसिक इज जो आपने आपने किया है लाइफ में, आपकी स्कूलिंग क्या है, आपने कॉलेज कौन सा किया, आपकी डिग्री क्या है, ठीक है, और आप कौन सी जगह से हो। ये 4 चीजों में ये खत्म हो जाता है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, राइट। इन्हीं चार एस्पेक्ट्स में आपसे पूछते हैं। उसमें से भी सबसे मेजरली पूछते हैं कि आपने कॉलेज में क्या किया या आपने पीजी में क्या किया है, राइट, क्योंकि तो हमने रिसेंटली करके रखा हुआ है। अगर आपके बीच में गैप है तो जॉब का पूछेंगे कि यार जॉब में क्या किया है तुमने, राइट। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। और आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपने पीओ क्लियर किया है, राइट, आपने पीओ का मेंस क्लियर किया है। तो पूछते हैं कि अगर आपने कोई क्लर्क का कभी जॉब किया है तो उसमें पूछेंगे, अगर आपने कोई जॉब कर रहे हो तो उसके लिए पूछेंगे, राइट। तो ये बेसिक एक इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं कि आप कॉम्पिटेंट थे क्या अपनी लाइफ में कभी भी, कि आपने पहले जो कॉलेज किया है उसमें आपने कुछ बहुत थोड़ा बहुत पढ़ा है, आपने ऐसे ही पास नहीं किया है। और आपने मतलब जो वो होता है ना कि 500 की पत्ती लगा के तो पास नहीं किया है, ऐसा कभी होता नहीं है, कभी करना भी मत। बट हाँ, ये ट्राई करने की कोशिश। फिर आता है कि आपने बैंकिंग अवेयरनेस कितना है, कि जो जिस फील्ड में आप जाने की कोशिश कर रहे हो आपको आपको उसके बारे में कितना पता है, राइट। ये तो आप जीके में पढ़ लोगे, जब आप मेंस के लिए जीके की प्रिपरेशन करोगे ना तो ये पूछ लेंगे। और वो आपसे ऐसे नहीं फैक्ट्स नहीं पूछेंगे कि ओ चलो बताओ कि आरबीआई के नोट में कितने नंबर की सीरीज होती है। ये थोड़ी पूछेंगे आपसे। आपसे ये पूछना चाहते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, कि आपको बैंक में डाल रहे हैं तो आप क्या करने वाले हो, बैंक क्या करता है, बैंक होता क्या है, पैसे कहाँ से आते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। देन फिर आता है कि फाइनेंशियल, आपके पास फाइनेंशियल अवेयरनेस तो हो गया। फिर आपके पास आता है कि आपका देश दुनिया का क्या खबर है, कि आप एक सिर्फ पढ़ाई में किताबी कीड़े तो नहीं हो, कि आपने सिर्फ किताबी पढ़ा ज्ञान पढ़ लिया है और आ गए हो और रट वट के आ गए हो चीजें। ऐसा तो नहीं किया आपने, क्या कि आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया। और आर यू एन अवेयर सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट इज व्हाट दे वांट टू चेक, कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो रेगुलरली, आप अवेयर हो कि देश में क्या चल रहा है, क्या क्राइसिस हैं। क्योंकि तो ये सारी चीजें अफेक्ट करती है बैंकिंग इंडस्ट्री को, हम्म। कि वो देखना चाहते हैं कि आप किसी को भी कैसे ट्रीट करते हो, आप किसी को भी कैसे उसकी बात समझते हो, कि आप उसका पर्सपेक्टिव समझ पा रहे हो कि वो कहाँ से आ रहा है। दैट नीड्स अवेयरनेस अबाउट द वर्ल्ड दैट इज अराउंड यू। These are the only three things that they check. They will not ask you anything under the sun. They'll only ask you what you are giving. Basically आपने क्या पढ़ा है, वो आपसे जेन्युइनली पूछेंगे कि आपने क्या पढ़ा है। वो जेन्युइनली पूछेंगे जो न्यूज में है करंटली,
एक महीने में या एक हफ्ते में पहले क्या हुआ है। अ वेरी फनी स्टोरी, मुझसे उनने लाइक आई हैड द बिगेस्ट अनऑर्थोडॉक्स, लाइक द मोस्ट अनऑर्थोडॉक्स इंटरव्यू एवर। मेरे हुआ क्या था, मैं अंदर गया, देयर वाज अ पैनल ऑफ 5 मेंबर्स, सेंटर में चेयरमैन बैठे हुए थे। बाय एन अनफॉर्चुनेट इवेंट उनके पास मेरा डेटा शीट नहीं था, उनके पास किसी और बच्चे का डेटा शीट था दैट वाज एब्सोल्युटली सिमिलर इन नेचर टू माइन। फॉर एग्जाम्पल, उसने भी बीकॉम करके रखा हुआ था, वो भी 2021 पास आउट था, और फॉर द मैटर वो टॉपर था, और मेरे सिर्फ 61% आए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट दे आस्क्ड मी वाज कि तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स है बीकॉम में, इसके बारे में कुछ बताओ। राइट, यू आर अ टॉपर ऑफ बीकॉम। आई हैड द वियर्डेस्ट रिएक्शन एंड आई वाज सो प्राउड कि मेरे 61% से कोई टॉपर बोल रहा है। राइट, सो आई वाज लाइक कि sorry sir, but I consider it I consider it as a below average or average marks. Yes, I scored first division, but barely. He was like, no, you do not even know your own marks. ये चेयरमैन सर बोल रहे हैं आपको। फॉर अ किड हु इज 23 और फॉर अ पर्सन हु इज 23, अगर आपको चेयरमैन ऑफ अ पर्टिकुलर सेंट्रल बैंक का एक चीफ मैनेजर अगर अगर आपको बोल रहा है कि आपको कुछ नहीं पता है, तो आप एक बार सोचोगे कि आपको सीरियसली नहीं पता है क्या, कि आपने सीरियसली बहुत टॉप कर लिया है क्या अपना बीकॉम का कॉलेज, और आपको पता नहीं आपके मार्क्स। बट हैविंग द कॉन्फिडेंस टू से इट, आई सेड कि सर नो, आई हैव 61 marks. He again emphasized कि no, I have the answer sheet, I have the your biodata, and it says कि नहीं 89% है। I again emphasized कि no sir, I have 61.7 marks. Then the lady on the lady next to chairman told him that sir, you have a wrong biodata. Right, now everyone in the panel before me entering the hall already discussed कि इसके बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स हैं, तो इससे बीकॉम के बारे में पूछेंगे। एंड एवरीवन इन द पैनल prepared to ask me बीकॉम क्वेश्चंस। आई गेव अ couple of questions, मतलब मुझसे 10 क्वेश्चन पूछे थे बीकॉम के, मेरे को सिर्फ 2 बने। राइट, इन एवरी अदर क्वेश्चन आई वाज ओनली एबल टू टेल सर आई डोंट नो। सो ऐसा नहीं है कि अगर आपसे वो 20 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको सारे आने चाहिए। दे आर जस्ट चेकिंग कि आपकी ऑनेस्टी कितनी है, आप कुछ भी फेक तो नहीं रहे हो कि आपको कुछ नहीं पता है और आप कुछ भी बोले जा रहे हो। राइट, तो ये चेक करने की कोशिश करते हैं। उनने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे बीकॉम के, और उसके बाद बाकी के सारे क्वेश्चन मेरे को मना करने पड़ेगी, मेरे को नहीं आते। फिर उन्होंने मुझसे जनरल बैंकिंग अवेयरनेस का पूछा, विच आई आंसर्ड। ऑनेस्टली याद नहीं है, थोड़ा सा टाइम हो गया है इंटरव्यू को, 5-6 महीने हो गए, तो इतना याद नहीं है कि क्या पूछा था, बट बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर पूछे थे क्वेश्चन। राइट, कि इसका एनपीए बताओ एंड ऑल दैट। आफ्टर दैट मुझसे उनने डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में पूछा था, तो दैट आई वाज प्रीटी श्योर कि मैंने करंट अफेयर करके रखा हुआ था। करंट अफेयर्स बीइंग माय स्ट्रॉन्ग सूट, मैंने वहां पे काफी ज्यादा अच्छे से बोला। मेरे से उन्होंने पूछा था कि पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग कितने परसेंट है, क्यों है, किस रीजन से कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी पे क्या उसके इम्प्लीकेशंस हैं, और हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट है उस पे क्या इफेक्ट पड़ता है इन सब चीजों से। तो बेसिकली उन्होंने मुझसे करंट के बारे में पूछा था, और मैंने काफी अच्छा आंसर्स दिए थे। आई स्पोक फॉर ऑलमोस्ट 3-4 minutes, बिकॉज अगर तुमको कोई वहां पे इंटरप्ट नहीं कर रहा है, कोई और कुछ और क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो यू जस्ट हैव टू कीप सेइंग द मटेरियल दैट यू हैव प्रिपेयर्ड और यू रिमेंबर इन अ वेरी वेरी वेल प्रेजेंटेड मैनर। सो वहां पे वो मैंने किया। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ माय हाइलाइट्स ऑफ माय इंटरव्यू, जहाँ पे बहुत ज्यादा मेरे को लग रहा है मेरे को स्कोर मिले होंगे उस चीज में, बिकॉज अगर वो बीकॉम बेसिस पे देते तो मेरे को 2 नंबर नहीं देंगे वो लोग। बट उनने मेरा बाकी का जनरल अवेयरनेस, बाकी का करंट अफेयर्स, और उनने मेरी ऑनेस्टी देखी कि मेरे को जेन्युइनली बीकॉम में ज्यादा नहीं पता था। So they considered everything and overall performance of my interview and my communication and speaking skills, which helped me score 70 marks out of 100. Now, people who which cannot clear interview, they lack a lot of things, one of which is speaking in front of people that are there to judge you. आप दोस्तों के सामने बात करते हैं तो वहां पे आपको ये नहीं होता कि आप जज किए जा रहे हैं किसी चीज के ऊपर। राइट, बट आप जब उन लोगों के सामने बोल रहे हैं जहां पे आप जज हो रहे हैं, राइट,
तो वहां पे आपको एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस चाहिए और आपके पास नर्वस होने का वहां पे टाइम नहीं होता है, राइट? तो वहां पे आपको एक अच्छे ऑफलाइन इंटरव्यू प्रैक्टिस बैच के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, जहाँ पे आप अच्छे से 4 5 6 8 इवन 10 15 मॉक्स दे रहे हैं इंटरव्यू, जहाँ पे आप एक पैनल के सामने बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, जहाँ वो आपकी गलतियां बता रहे हैं, आपको सेटिंग पोस्चर बता रहे हैं, आपको आई कांटेक्ट के बारे में बता रहे हैं। एवरीथिंग दैट इज नॉन वर्बल हैज टू बी परफेक्ट। जहां पे आप वर्बल में कोई गलती करें तो वो आपका माफ हो जाए। आपके नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज में आपके आई कांटेक्ट में और किसी चीज में गलतियां नहीं होनी चाहिए। दैट इज द गिवन फॉर एन अडल्ट दैट इज going to be a probationary officer and later an assistant manager. You have to show confidence, you have to portray authority. That is what they want. इसी चीज के लिए आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा इंटरव्यू में, और जिन लोगों का नहीं निकल रहा है वो उन लोगों का इसी वजह से नहीं निकल रहा है। या तो आप वहां पे ऑनेस्ट नहीं है, या तो आप अपने उनके जहां जिस जॉब में जा रहे हैं उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, आप ब्लाइंड साइडेड होके जा रहे हैं, या तो आपकी नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा पुअर है। वहां पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि वो आपको हर चीज पे जज कर रहा है, वो आपको 4 5 चीजों पे ही जज कर रहा है, विच आई हैव टोल्ड यू। तो उन पे मेहनत करो और निकल जाएगा। इसको पेपर की तरह देखो, एक एग्जाम की तरह देखो, जहां पे आपको 5 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं। Okay. So, I guess we have discussed about the banking exams and all. Now, next question would be like you are preparing about banking exams to be precise. So, I guess आपको पता चल गया होगा. Now the session is for you only. So, let's talk about that. So, apart from IBPS PO या SBI PO या फिर RRB PO, इसके अलावा भी और कौन से एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे थे? और हो सकता है अभी कर रहे हो आप, राइट? एंड अभी सिलसिला चल रहा है या फिर वो रुक चुका है, लाइक IBPS PO एंड इट्स डन? इज इट लाइक दैट? पहले थोड़ा फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। पास्ट मेरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है? तो फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। लाइक बैंकिंग में ही और अच्छा करना है। इट्स नॉट लाइक कि मैंने बैंकिंग इसलिए किया है कि एक स्टेबल जॉब चाहिए तो यूपीएससी का प्रिपेयर करेंगे, ऐसा कुछ है नहीं मेरा प्लान। मेरा प्लान है कि यार बैंकिंग में आपने एक बार अच्छा करके दिखा दिया है, अब आप इसके सबसे हाईएस्ट पिनिकल लेवल पे जाने की कोशिश करें, विच फॉर मी इज आरबीआई। तो मैंने आरबीआई ग्रेड बी के लिए करना शुरू कर दिया था और अभी कर रहा हूँ। तो वो एक नेक्स्ट टारगेट होगा, एंड होपफुली उसका भी एक इंटरव्यू देने आना का मौका मिलेगा यहाँ पे। तो दैट, तो नेक्स्ट ईयर दूंगा, अपियर ओके. करूंगा इस वी ईयर। वी वी आर टॉकिंग अबाउट RBI. तो कैन यू शो मी योर फोन राइट नाउ? यार थोड़ा फोन दूर है, एक सेकंड देना, लेके आता हूँ। यार मतलब प्रेप करने के लिए कभी कभी चीजें करनी पड़ती हैं। मेरे पास नोकिया का वो वाला है, क्या बोलते हैं, 15, जो अभी लेटेस्ट आया है, 15 150 कुछ करके, सिंगल सिम, कुछ भी नहीं है। उसने मेरे को बोला था कि इससे अच्छा फोन है जिसमें आप MP3 भी सुन सकते हो। मैंने बोला कि नहीं नहीं, मेरे को सादा फोन दो जिसमें रेडियो भी नहीं बजता। सो या मतलब मेरे लिए आरबीआई थोड़ा सा सीरियस है। मैंने काफी सारे ब्लंडर्स किए थे, मतलब वन ऑफ विच वॉज मैं काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता था लाइफ में। यार यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख लिए, इंस्टाग्राम पे रील्स डालना शुरू कर दी, या फिर इंस्टाग्राम पे रील्स ही स्क्रॉल कर रहे हैं। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। प्लीज बी फोकस्ड ऑन योर करियर। हाँ, आपको लग रहा होगा कि सर और बाकी सारे सर आपको बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, प्रोपागेंडा है। आपको रील्स देख के कोई पेपर नहीं निकल रहा आपका, ठीक है? आपको बहुत मोटिवेशन मिल सकता है, लेकिन यार अगर आपके पेपर निकल रहे हैं और आपको पता है कि आपको जॉब मिलने वाली है, तो यार उससे बड़ा मोटिवेशन लाइफ में कुछ नहीं है। तो वहां मेहनत करो और वहां पे निकालने की कोशिश करो। आपको जब वो ग्रीन कलर का बार देगा ना, ग्रीन कलर का बार होता है कि जब आप ये वाले मॉक टेस्ट देते हो ना बैंकिंग के, तो उसमें अगर आपके कट ऑफ निकल रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो वो ग्रीन कलर का शो होता है पूरा, और आपके नहीं निकल रहे तो पूरा रेड कलर होता है। जैसे ही वो रेड कलर होता था ना, मैं थोड़ा सा 10 मिनट बाहर जाके फ्रेश एयर लेके आता था कि भाई रेड तो कैसे ही आ रहा है, ठीक है? फिर सोचता था कि करना क्या है फिर से। फिर फिर कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपका वो ग्रीन कलर शो होने लगता है कि आपके कट ऑफ निकल रहे हैं सारे, और आपके अच्छे से कट ऑफ निकल रहे हैं। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेशन इन लाइफ यू कैन हैव। यूट्यूब से कुछ ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा नहीं। 2 दिन मोटिवेट कर देगा कोई, आपको अंदर से आना चाहिए मोटिवेशन। Okay. So next is RBI, and we wish you all the best for that as well.
एंड होपफुली आप फ्लाइंग कलर से ही निकलोगे वहाँ पे. So now let's move towards next question, and for me this is a very very interesting question. Like, to the audience जिनको नहीं पता है कि साहिल has also prepared for CAT, and let me also tell you that CAT में उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर था, and he'll himself tell about that. So I'll ask you a question in a brief, that why you shifted from CAT, and CAT से बैंक क्यों, बैंक पीओ क्यों, and when you shifted from this particular thing, आपको लगा कि हाँ कोई merits demerits ऐसा कुछ है, when you talk about banking या when you talk about CAT, what are the reasons basically? यार फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड मैंने कैट क्यों चूज किया, दे हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरे 9th 10th में मेरे साथ क्या हुआ था, राइट? तो 9 10th में आते हैं, ठीक है। मैं 9 10th में कटनी में हूँ, डीपीएस कटनी में, ठीक है। अब वहां पे मैं अभी अभी रिसेंटली आईसीएसई से सीबीएसई में शिफ्ट हुआ हूँ। नो डिसरिस्पेक्ट टू ऑल द सीबीएसई स्कूल्स आउट देयर, बट गाइस तुम लोगों ने लाइफ में कुछ नहीं पढ़ा है। अगर तुमने आईसीएसई पढ़ा है तो तुमको समझ में आएगा कि रियल रियल एजुकेशन क्या होती है, राइट? यू हैव सो मेनी सब्जेक्ट्स एंड यू हैव वेरी वेरी डिटेल्ड स्टडी ऑफ एवरीथिंग। वहां तुम्हारी एनसीईआरटी नहीं चलती है, वहां पे एनसीईआरटीज नहीं चलती है। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनसीईआरटी, अगेन दे आर वंडरफुल बुक्स, बट दे डू नॉट हैव द डेप्थ that ICSE books that are privately published and are specifically designed for each and every school, right? So मैं सेंट जेवियर्स में था, जो कि एक आईसीएसई स्कूल है। मैंने 8th तक वहां पढ़ाई की है, विच वॉज वेरी इन डेप्थ पढ़ाई। एंड वहां से मैं सीबीएसई शिफ्ट हुआ, विच वॉज अ ट्रांजिशन आई डिड नॉट एक्सपेक्ट वुड हिट मी लाइक अ बस, बिकॉज यार बहुत मुश्किल होता है वो करना। बिकॉज तुमने कभी मैथ्स में स्टेप मार्किंग नहीं देखी है, तुमको आंसर पे मार्क्स मिलते हैं, तुमको मिलता है कि तुमको कितना पता है। यहाँ तुमको स्टेप मार्किंग में मार्क्स मिल रहा है, यहाँ पे तुमको बहुत इजी चीजें करनी पड़ रही हैं। मैं वहां से एक एवरेज स्टूडेंट था और यहाँ पे आके मैं एक ऑलमोस्ट टॉप कैटेगरी टॉप 10 में आने लग गया। फॉर मी इट वॉज वन ऑफ द प्राउडेस्ट मोमेंट्स आई हैड, बिकॉज मेरे को हमेशा से टॉप करने का वो था कि यार मतलब थोड़ा सा अच्छा पढ़ते हैं, घर वालों को भी लगेगा एंड आई हैव द पोटेंशियल टू डू इट। बट बहुत डिफिकल्ट भी था, बिकॉज पूरा करिकुलम चेंज हो गया, पूरा पढ़ाने का स्टैंडर्ड चेंज हो गया, आंसर राइटिंग का स्टैंडर्ड चेंज हो गया, हाउ यू राइट आंसर, हाउ यू प्रेजेंट देम। तो वहां पे मुझसे एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ कि मुझसे मेरे से मैथ्स छूट गई। मैंने मैथ्स पे कभी ध्यान ही नहीं दिया, मैं साइंस में ही घुस गया, मैं एसएसटी में घुस गया, मैं वो जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एसएसटी में, इन सब में बहुत ज्यादा डीपली चला गया। सो मेरा मैथ्स बिल्कुल पुअर हो गया। सो आई हैड नो अदर ऑप्शन, क्योंकि तो मेरा मैथ्स का बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो मेरे को 12th 11th 12th में बायो लेना पड़ गया, राइट? अब आता है सबसे बड़ा बोर्ड ट्विस्ट, कि अगर आपने बायो लिया है तो आपको डॉक्टर तो बनना ही पड़ेगा। मतलब ये लॉजिक मेरे को आज तक समझ नहीं आया, और वन ऑफ माई बिगेस्ट मिस्टेक्स इफ यू कैन सी, कि मैंने नीट की तैयारी करना शुरू कर दी। यार लाइफ में इतना प्रेशर कभी नहीं झेला मैंने जितना मैंने नीट पे झेल लिया। यार नीट की प्रिपरेशन करनी है, एक तो तुम 11वीं 12वीं में हो, ठीक है, तुमको जिंदगी के बारे में कुछ पता नहीं है, तुमने कुछ देखा नहीं है अपने शहर के अलावा, और तुमको बोल दिया जा रहा है कि तुमको डॉक्टर बनना है, दुनिया बचानी है। यार ये बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है यार तुम्हारे, मतलब समझ लो ना, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम भी है और बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पढ़ाई भी है उसके लिए। ना उतना डिसिप्लिन था, ना उतना अवेयरनेस थी, ना पता था कि यार बचपन से डॉक्टर ही बनना है, तो उतना जील और एंथुजियाज्म और मोटिवेशन था कि यार सब पूरा लाइफ झोंकना है। तो वो तो नहीं हुआ। तो मैंने 11th में छोड़ दिया कि यार नहीं कर पाना है, नहीं हो रहा नीट। तो जहाँ पे साहिल और मैं मिले थे, तो दैट हैपेंड, और मैंने तो नीट छोड़ दी कि यार मुझसे तो नहीं हो पा रहा है। सो देयर आई क्विट नीट, जहाँ बट मैंने 11th 12th बायो से की, अच्छे मार्क्स लेके आया, 74% थे मेरे बायो में, मतलब 74% से मेरे 12th में। फिर मैंने सोल सर्चिंग इवेंट किया, एक साल मैं कुछ नहीं किया। मैंने एक साल एक लोकल कॉलेज में आर्ट्स पढ़ने गया था, फिलोसफी पे। उस टाइम पे यूट्यूब पे, अगर किसी को याद हो, तो 2018-19 पे बहुत ज्यादा फिलोसफी के कंटेंट वायरल हो रहा था कि यार तुमको फिलोसफी आनी चाहिए एंड ऑल दैट। तो लाइक कि चलो फिलोसफी पढ़ते हैं। तो मैं एक साल फिलोसफी पढ़ा, एंड आई लाइक दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, और मैं इससे कभी जिंदगी में पैसा नहीं कमा पाऊंगा। सो दैट हैपेंड। फिर मैंने And सोचा कि यार, also I would like to tell you that साहिल गया फिलोसफी की उसने जो भी फर्स्ट ईयर में, एंड लेटर ये रियलाइज कि यार ये मैक्सिमम कोर्सेज यहाँ पे हिंदी में चल रहे हैं.
ठीक है, तो उसको ये भी नहीं पता कि भाई ये इंग्लिश में जाना है मेरे को, एंड ही एनरोल इनटू अ हिंदी कोर्स। तो दिस इज हाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, और हम इतने फोकस्ड है। एंड फॉर ऑल दोज जिसको लग रहा है 74% तो यार बहुत कम है ट्वेल्थ में, हमारे लिए काफी थे। एंड काफी मतलब काफी ही थे यार, राइट? यार हमने मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जो बच्चे पूरा साल पढ़ते हैं उनके 74 आना, मैं सोचता हूँ कि यार अगर तुम एवरेज बच्चे तो बहुत अच्छे लेके आए हो। बट अगर तुमने लास्ट के एक महीने में पढ़ के अगर तुम 74 लेके आ रहे हो, तो यार हेड्स ऑफ टू यू मैन। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा मूवमेंट था कि यार मैं 74 लेके आया। मेरे को तो लगा था मैं फेल हो जाऊंगा, लाइक मैंने प्री बोर्ड्स में मैं एक सब्जेक्ट पास नहीं किया था, ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री ना बायोलॉजी, मैं सब फेल कर गया था। मेरे स्कूल वाले बोल रहे थे तुम पास कैसे हो गए। एंड वन आई वाज वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग मार्क्स इन इन दैट स्कूल कि यार 74 आ गए, मेरिट से भी ऊपर, और बहुत 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 पॉपुलेशन से भी ऊपर हो गया था मैं उसमें। तो एवरीवन वाज प्राउड, स्पेशली माय बायो टीचर। सो दैट और फिर आते हैं फिलोसफी पे, वो मैंने छोड़ दी। फिर मैंने वो छोड़ी तो अब घर पे तो नहीं बैठना था, क्योंकि तो तुमको यार तुम छोटे शहर से हो, तो यू आर लाइक कि यार अब तो कॉलेज पे जाना है या बाहर जाना है, घर पे तो नहीं बैठना है। ठीक है। तो मैंने कैफे में जॉब ले ली। लाइक कैफे में जॉब लेते हैं, कुछ करते हैं। ठीक है। तो ट्रस्ट मी नॉट, मतलब मेरे को 3,000 रुपए मिलते थे कैफे में, और मैं 4,500 रुपए का पेट्रोल जला के जाता था कैफे में काम करने। ठीक है। एंड मतलब यार मेरे दोस्त अच्छे थे, तो वो बहुत मस्त थे कि उनने सपोर्ट किया कि हाँ यार कर कर, सही है, चिल है लाइफ में। they were doing something else, I was doing something else, but we had a lot of fun in that year. I got my confidence in that year because आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो वहां पे मैंने इंग्लिश बोलना सीखा, इंग्लिश में बात करना सीखा, लोगों से बात करना सीखा। ऑन द डेली बेसिस में लोग 100 लोगों से बात करता था, 100 200 लोगों से बात करता था। दैट ओपनड माई होराइजन टू अ बिगर पॉसिबिलिटी इन माई लाइफ। फिर आई वाज लाइक कि यार देख, सबसे शॉर्टकट तरीका ढूंढते हैं पैसा कमाने का। सो द क्लोजेस्ट थिंग टू सबसे शॉर्टकट तरीका पैसे कमाने का वाज बीकॉम करो, उसके बाद एमबीए कर लो, और उसके बाद पैसा ही पैसा होगा। दैट वाज द इमेज दैट आई हैड, राइट। तो आई एनरोल्ड इनटू अ बीकॉम कॉलेज, सेंट्रल ऑयसिस कॉलेज जबलपुर में। वहां पे मैं एंटर किया। फिर मैंने एक साल ऐसे ही टाइम पास किया। ठीक है, बीकॉम पढ़ना तो कुछ आता नहीं है। तुम बायो बायो स्टूडेंट हो, तुम कॉमर्स ग्रेजुएट में क्या ही पढ़ लोगे, राइट। तो मैंने कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं। मेरे 55 मार्क्स आए। आई वाज लाइक कि सही है, चिल है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले साल लॉकडाउन लग गया। बट उसके पहले ही मैंने एमबीए के लिए एनरोल कर लिया था कि यार मेरे को एमबीए के लिए, कैट के लिए प्रिपेयर करना है। तो मैंने वहां 2 साल लोकल टाइम करके जो कोचिंग होती है उसमें एनरोल किया, 2 साल वहां पे प्रेप किया। जो कि 6 महीने में कट ऑफ हो गया था, बिकॉज 6 महीने में पेंडेमिक आ गया, दुनिया रुक गई, और तुम भी घर पे बैठ गए, और तुमने पबजी खेला फिर 2 साल। तो ये किया मैंने। लेकिन थैंक्स टू टाइम कोचिंग, वहां पे काफी अच्छा मटेरियल था, और उनने काफी जल्दी ऑनलाइन पे शिफ्ट किया। एंड कंपेयर टू, मतलब अगर आप लोकल कोचिंग में देखो, तो आपको टॉप क्लास फैसिलिटीज और टॉप क्लास फैकल्टी मिलती है ऑनलाइन कोचिंग में। सो दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइटेरिया, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट गिफ्ट्स दैट कोविड गेव अस, मतलब लाइक गेव मी, कि मेरी प्रिपरेशन में मेरे को टॉप फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिल गया। तो वहां पे मैंने काफी अच्छे से मॉक्स लगाए, काफी अच्छे से मॉक्स की प्रिपरेशन की, और फिर मैंने कैट दिया। इन बिटवीन दिस आई हैड अ फ्रेंड, राइट। और जब तुम छोटे होते हो तो तुम सपने बहुत बड़े देख लेते हो, और तुम प्रोमिस बहुत सारे कर लेते हो। हम्म। ठीक है। और मिडिल क्लास लड़का कभी भी अपने प्रोमिस से पीछे नहीं जाता, ये तो सिखाया जाता है हमको। ठीक है। तो मैंने उसको प्रॉमिस कर दिया था कि यार कॉलेज जाना है तो तेरे साथ ही जाना है। अब उसके आगे 30 परसेंटाइल, और मेरे आगे 90। ठीक है। जो कॉमन ग्राउंड था ना, वो दोनों को नहीं पसंद आ रहा था। ठीक है, क्योंकि तो उसको वो कॉलेज नहीं मिलेंगे, और मेरे को वो कॉलेज लेने नहीं थे, राइट। तो मैंने काउंसलिंग प्रोसेस में ज्यादा पार्ट नहीं लिया। ऑल तो मेरे पास 4 आईआईएम्स के ऑफर थे, विच वर विशाखापट्टनम, बोध गया, नागपुर, और जम्मू कश्मीर। ठीक है। इन चारों के इंटरव्यूज दिए मैंने, विच ऑल वेंट वेल। मेरे को ऑलमोस्ट सबसे सिलेक्शन में मिल गया, बट मैंने किसी की भी फीस नहीं भरी, एंड द विच रीजन माई बीइंग? पेरेंट्स, एंड द रीजन मीन कि उसको नहीं मिल रहा था ये सारे कॉलेजेस।
ओके। एंड डोंट बी शॉक्ड, छोटे शहरों में ऐसा होता रहता है, ठीक है ना। जहाँ तुम छोड़ देते हो IIM कॉलेजेस जस्ट बिकॉज वो नहीं जा रही है। आफ्टर दैट 6 महीने बाद हमारा ब्रेकअप भी हो गया, है ना। अब पर्सनल रीजन है बट ब्रेकअप भी हो गया, राइट। अब तुम ढूंढ रहे हो कि तुमने लाइफ के साथ किया क्या है, ठीक है। उसके बाद तुम देखते हो कि सबसे जल्दी सबसे सिक्योर जॉब कैसे मिलती है, ठीक है। और अगर तुम पूरे गवर्नमेंट एग्जाम्स के उसमें अरीना में देखोगे, तो सबसे जल्दी और सबसे सिक्योर जॉब मिलती है तुमको बैंकिंग में। 1 साल का ड्यूरेशन होता है, 1 साल में तुमको जॉब मिल जाएगी। और मैंने वही किया, 1 साल प्रेप किया, 1 साल में जॉब ली, एंड नाउ आई एम सिटिंग हियर गिविंग एन इंटरव्यू विथ सो मच अप्स एंड डाउन एंड ट्राइंग सो मच। तो ऐसी गलती मत करना, ठीक है। जो माँ बाप बोले वो कर लो चुपचाप से। ओके। एज वी डिस्कस्ड दैट एंड ऑल्सो हम सबको दिख भी रहा है कि भाई आपने सिचुएशंस को देखो, या फिर जैसे भी यू हैव क्लियर्ड रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट एग्जाम्स जहाँ पे बहुत कंपटीशन है। अब वो जैसे भी कह लो, यू वर्कड रियली वेरी हार्ड। ऐसे ही तो भाई नहीं निकलता है, ना ही तुक्के से निकल रहा है, ना ही कुछ। वरना सारे IIM में होते, और वरना सारे कहीं ना कहीं बैंक में ब्रांच मैनेजर बन के बैठे होते। सो क्वेश्चन इज बेसिकली कि आपको ग्रो करने में क्या हेल्प करता है। इतनी सारी सिचुएशन होती है डेली लाइफ में, इतनी डिस्ट्रैक्शन भरी पड़ी हैं। अभी आई गेस आपने फोन पे स्विच किया है कीपैड वाले पे बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर RBI, राइट। बिफोर पहले तो भाई नॉर्मल फोन ही होंगे आपके पास, स्मार्टफोन होगा, राइट। तो मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हम हर एक एस्पिरेंट की बात करें ना, तो कंसिस्टेंसी इज द की। सो हाउ डू यू लुक अपॉन टू दैट, एंड आपने 2 एग्जामिनेशन में कैसे अपना टाइम दिया, कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करी। अब मेरे को जहां तक पता है, जहां तक मैं जानता हूँ, कुछ लोगों के लिए इंतकाम मदद करता है। इस हद तक नहीं करता कि भाई आपके दो दो एग्जाम निकल जाए, है ना। तो उसके लिए शायद क्या कोई वजह होना जरूरी है। सो अब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया है। सो कंसिस्टेंसी के बारे में बात कर रहे थे। सो कंसिस्टेंसी इज द की। हाउ डू यू लुक अपॉन टू इट, एंड कैसे आपने मेंटेन करी है। यार कंसिस्टेंसी तो जरूरी है, काफी जरूरी है। लाइक पर्सनली मेरे में इतनी है नहीं। लाइक आई एम, मेरे मतलब मेरे को ज्यादा मजा आता है कि मैं स्ट्रैटेजी पे काम करूं, कि मैंने पेपर कैसा देना है, राइट। सो मैं बिलीव करता हूँ कि मॉक्स बहुत दो, राइट। मतलब अगर तुम कोई भी एग्जाम दे रहे हो, राइट। अगर तुम मतलब चलो बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है, तुम अभी अभी स्टार्ट कर रहे हो, अभी से ही मॉक लगाना शुरू कर दो। कुछ मत करो, अभी से ही मॉक लगाना शुरू करो। तुम्हारे पास रोज हैबिट होगी ना वो देने की, एक मॉक, तो तुम एग्जाम डे में कभी नर्वस नहीं होगे। वन ऑफ माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज, मैं आज तक एग्जाम डे में नर्वस नहीं हुआ। कितना भी डिफिकल्ट पेपर आया हो, कितना भी क्या बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स या कोई भी एक नई सिचुएशन आ गई हो मेरे पास एग्जाम के दिन, मैंने आज तक फ्लटर नहीं किया है कि यार मैं पेपर में सोच रहा हूँ कि यार मेरे से होगा कि नहीं होगा। in when I'm giving an examination, especially an examination that is long, like 3 आवर 3 घंटा 4 घंटे का पेपर है, लाइक कोविड के टाइम पे कैट 2 घंटे का हो गया था, हम्म। राइट। वो 2 घंटा, आई कैनॉट टेल यू, दोज वर द फास्टेस्ट 2 आवर्स ऑफ माई लाइफ, बिकॉज आई वॉज सो लेजर फोकस्ड, राइट। मेरे को पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे निकल गया, बिकॉज आई वॉज सो लेजर फोकस्ड ऑन डूइंग दी सम्स, ऑन एक्चुअली क्रैकिंग द एग्जाम। वहां पे आप ये नहीं सोच सकते हो कि वो मेरा निकलेगा नहीं निकलेगा, कैसा क्या, नहीं सोचो ना यार। अभी पेपर आया, अभी पेपर दो, फिर देखते हैं कि क्या होगा। दैट इज वन ऑफ द की थिंग्स, कि आपको पेपर देते आना चाहिए और उसके लिए प्रेप करना चाहिए। और कंसिस्टेंसी, यार कंसिस्टेंसी का तो कोई तोड़ नहीं है। मतलब मैंने तो लाइब्रेरी जाके सेटिंग्स बनाई है यार। मतलब आप लाइब्रेरी जाओ, मतलब अगर आपको घर पे पढ़ाई, घर पे एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है कि यार घर पे नहीं पढ़ पा रहा हूँ, नहीं हो रहा है, आप दोस्त के पास जाओ जहाँ पे उसके पास अगर अच्छा माहौल है। अगर दोनों के पास नहीं है तो यार लाइब्रेरी जाओ, जहाँ पे आप किसी से बात नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप लाइब्रेरी दोस्तों के साथ चले गए, आप लाइब्रेरी जाओ जहाँ पे आप किसी को जानते ही नहीं हो, ठीक है। जहाँ पे आपको एटलीस्ट 6 महीने तो लग रहे हैं कि आप लोग दोस्त बना रहे हो, ठीक है। जितने में आपका एग्जाम भी निकल जाएगा, कि आप कंसिस्टेंटली फोकस कर रहे हो। आपने 8 घंटा सेटिंग बना लिया है, आपने 9 घंटा सेटिंग बना लिया है। आई एम डैम श्योर 9 घंटा किसी का सेटिंग कंटिन्यूस नहीं होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम सुबह 10 बजे जाओ और 8 बजे आओ, ऐसा नहीं है। आपको सेटिंग बनाने का सेंस है कि आप हर 10 मिनट में डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो। आप हर 10 मिनट में मम्मी आपको नहीं बोल रही कि अच्छा ये खा ले बेटा, ठीक है, अच्छा ये कर दे बेटा, अच्छा वो कर दे। दैट इज नॉट हाउ यू स्टडी फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। आपने 11th 12th कर लिया, 10th कर लिया, कॉलेज निकाल लिया होगा ऐसे ऐसे,
आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ऐसे नहीं निकलेंगे, आपको लेजर फोकस होना पड़ता है जब आप पढ़ते हो उसमें। यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी डिस्ट्रैक्टेड वाइल यू आर स्टडी, राइट। आप ब्रेक्स ले सकते हो, आप शॉर्ट ब्रेक्स ले सकते हो। आप अगर आप लाइब्रेरी जा रहे हो तो आपने 2 घंटा पढ़ लिया, आप 20 मिनट घूम के आ जाओ। दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग कि ऐसा 8 घंटा लगातार नहीं बैठना है, आपको लेजर फोकस होना है जब आप पढ़ रहे हो, और आवाज नहीं होनी चाहिए आपके आजू बाजू, राइट। और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि अ, अगर आप पानी नहीं पी रहे हो ज्यादा, वो बहुत अफेक्ट करता है। अगर हम्म। आप घर पे बैठे हो, आपके पास बहुत ज्यादा टीवी का बाजू में आवाज चल रहा है, बहुत ज्यादा नॉइज है, ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, राइट। अगर आपके छोटे भाई बहन है, वो आपको डिस्टर्ब किए जा रहे हैं, ठीक है, वो आपसे बार बार आके डाउट्स पूछ रहे हैं, that is not how you study for a competitive examination, right? You study for a competitive examination by being laser focused, by actually putting in a lot of concentrated hours into it. Always define your preparation by using the word concentrated hours. आपने कितना concentrate होके पढ़ाई किया है, राइट। और मॉक्स तो लगाओ यार, मतलब मॉक्स के बिना तो कोई वो नहीं है। मैंने कैट के लिए भी कम से कम 100 मॉक्स लगाए थे, ठीक है। एंड लोग बोलते हैं कि आखिरी आखिरी में लगाओ, स्टार्टिंग से लगाओ, आपको पता चलेगा कि आपकी जर्नी कहाँ से चालू हुई है, आपको क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, वो आपका धीरे धीरे पता चलेगा। ओवर ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर मैंने 100 मॉक्स लगाए थे, राइट, वो भी 3 घंटे के। तो आई इन्वेस्टेड 300 आवर्स इनटू एन एग्जाम, तब निकलता है पेपर यार। मैंने इसमें भी सेम चीज की, मैंने कम से कम नहीं तो 50 मॉक्स हर किसी के लगाए थे, हर पेपर के, तो 6 300, और हर इसमें भी 300 घंटे लगाए हैं। तो एक रूल बना लो, 300 घंटे के मॉक देने हैं, अगर तुमको 2 एग्जामिनेशन निकालना है अपनी लाइफ में तो। Okay. So, you discussed about one particular thing, that is what we call as break. ब्रेक लेना ज़रूरी है, हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम ब्रेक की बात करते हैं तो कई बार क्या होता है ना, आई टुक अ ब्रेक, मैं 1 महीने कंसिस्टेंट रहा, मैंने सोचा कि भाई अब एक दिन मैं नहीं पढ़ूंगा, और वो एक दिन कब 5 दिन हो जाते हैं समझ में नहीं आता है। होता है कभी ऐसा, या फिर सिर्फ उनके साथ हो रहा है जो कि फोकस नहीं है? नहीं यार, ऐसा तो नहीं है, मेरे साथ भी होता है। मतलब तुम्हारा तो 5 दिन था, मैं तो 2 2 महीने के लिए चला जाता हूँ, गायब हो जाता हूँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, लाइक, दैट्स द पॉइंट। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट होता सबके साथ है, बताता कोई नहीं है। बट हेयर ये बहुत हाँ, जनरल डिस्कशन है, जहाँ पे ही इज टेलिंग यू ही हैज क्लियर 2 एग्जामिनेशंस, एंड ही इज टेलिंग यू दैट होता है, बट गेटिंग टू द पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट आई गेस। मतलब वापस आओ यार, जब तुमको पता चल गया कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, वापस आ जाओ। तुमने 4 घंटे बताए, उससे फर्क नहीं पड़ता। तुमने बाकी के तो जो 2 घंटे जो तुम्हारे पास बचे हैं, तुमने सोच के, मतलब तुमने पता चल गया तुम्हारे पास 6 घंटे हैं, राइट। तुमने तुमने 4 बजे ब्रेक लिया, ठीक है। अब तुमने जैसे ही क्या बोलते हैं, रील्स देखना शुरू किया, 8 बज गया। अब तुम्हारे पास एक डिसीजन है, क्या तुम 2 घंटे और रील्स देखोगे, या कि 2 घंटे तुम पढ़ाई करोगे। अगर तुमने 2 घंटे पढ़ाई कर ली ना, ठीक है, तो तुम एक्चुअली में डिस्ट्रैक्शन से जंग जीत गए हो। तुम अगली बार ना वो 2 घंटे में रियलाइज कर लोगे कि यार मैंने 2 घंटे वेस्ट कर दिए, अब मेरे को 4 घंटे पढ़ने हैं। और धीरे धीरे करके वो हो जाएगा कि यार तुमने सिर्फ 20 मिनट का ब्रेक लिया। एंड दैट इज व्हेन यू आर एन ऑप्टिमल पोजिशन, कि यहां से मैं कॉम्पिटिटिव बहुत अच्छे से निकालने की कोशिश कर सकता एक्जैक्टली। सो आई गेस देयर इज अ वेरी फेमस रील जो अभी फ्लोट कर रही है, मन के बहकावे में ना हो, ऐसा करके समथिंग लाइक दैट। हूँ। हाँ, सो आई गेस यहाँ पे वो एकदम परफेक्ट बैठती है। ओके, सो वी डिस्कस्ड अबाउट all the things right now, consistency के बारे में we discussed. Now let's discuss about that particular phone that you are having. So what about distractions? What about distractions? Why you switched to this particular phone? Keypad वाले phone पे क्यों switch किया? And it is often said that while you are preparing for any examination, do not get into any relationship. So how does that particular thing work for you? And social media से दूर रहो, relationship से दूर रहो, and there is a lot more. So what is your take on this? चिल मार के प्रिपरेशन करना है या फिर एकदम ही फोकस रह के करना है? तो व्हाट इज योर टेक इन दिस? यार मतलब वैल्यू ऐड करके एक चीज होती है, वो देखो, उसको उससे मेजर करो कि तुम्हारे प्रिपरेशन में कौन तुम्हारा मदद कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। Like एग्जैक्टली। my friends were an value add to my preparation, right? My current girlfriend was an value add to my preparation. यार मैं उससे बोलूंगा ना, तू बैंकिंग की स्ट्रेटेजी बता, तो मैं बता रहा हूँ मुझसे ज्यादा अच्छी बता देगी। बिकॉज क्योंकि तो मैंने उसका 1 साल सर खाया है कि यार रोज रात को मैं उसको 1 घंटा बताता था कि मैंने स्ट्रैटेजी आज क्या की और मैं कल क्या करूंगा, और पेपर कैसे निकल सकता है।
राइट? सो एवरी डे फॉर द लास्ट ईयर मैं एक ही चीज रट रहा हूँ कि यार स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी, राइट? सो गर्लफ्रेंड होना या ना होना वो मैटर नहीं करता है, तुम्हारा वैल्यू ऐड कौन करता है वो मैटर करता है। यार अगर तुम्हारे दोस्त तुमको बोल रहे हैं क्या क्या कर रहा है भाई लाइफ में, पढ़ाई करके कुछ नहीं होगा, यार वो तुम्हारा वैल्यू ऐड नहीं है। बट फॉर अ फ्रेंड लाइक, मतलब फॉर अ फ्रेंड लाइक साहिल जो ये है, यार हम डिस्कस करते थे कि भाई बैंकिंग एग्जाम कैसे निकलेगा, पिछला वो पेपर क्या आया था, ठीक है, और प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। और अगर मैं डिस्ट्रैक्ट होता था तो ये मुझसे फोन करके पूछता था कि भाई कहाँ पहुंचा प्रिपरेशन में, क्या चल रहा है, ठीक है, और कितना पढ़ाई किया। और मोस्टली अगर साहिल कहीं घूमने जा रहा है, ठीक है, तो मुझे फोन नहीं करेगा क्योंकि तो पता है कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और अगर उसको पता है कि मेरा ऑफ डे है तो मेरे को पूछ लेगा कि भाई यहाँ चल रहा है क्या। सो योर फ्रेंड्स हैव टू बी अ वैल्यू एड टू योर लाइफ, नॉट अ डिस्ट्रैक्शन, नॉट अ हिंड्रेंस टू इट। सेम विथ योर फोन। अगर यार तुम्हारे स्मार्टफोन में यूट्यूब नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, और तुम्हारे पास सिर्फ मैथ्स के एप्स हैं जिसमें तुम स्पीड मैथ्स कर रहे हो, तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक के ऐप है, अड्डा का ऐप है, देन इट इज द बिगेस्ट वैल्यू एड यू कैन हैव। ठीक है, मतलब उस लाइब्रेरी में, जिस लाइब्रेरी में मैं जाता था, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे पेरेंट्स वेल ऑफ थे, इतने भी नहीं, बट थे कि उनने मेरे को लैपटॉप दिला दिया, राइट? आई परचेज अ सेकेंड हैंड लैपटॉप क्योंकि तो मेरे को उसमें एग्जाम्स देने थे। बट वहां पे बहुत सारे बच्चे थे जिनके पास लैपटॉप नहीं था, तो ट्रस्ट मी वो लोग इतने छोटे से फोन में भी पढ़ते थे। तो लाइफ में उनके वो छोटा सा फोन वैल्यू एड था, डिस्ट्रैक्शन नहीं था। सो कंसिडर एवरी पर्सन इन लाइक, अगर तुमको कंपेटिटिव निकालना है तो तुमको बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा लाइफ में। ठीक है, तुम इमोशनल हो सकते हो बट कंपेटिटिव एग्जाम्स में फिर मत दो। तुम कंपेटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो बहुत प्रैक्टिकल रहो कि तुम्हारी लाइफ में कौन वैल्यू ऐड कर रहा है। अगर तुम्हारा दोस्त बोल रहा है कि चल यार पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, तो उसको अगले दिन से ब्लॉक कर दो, मैसेज मत करो, और फोन फोन से अलग कर दो। ठीक है, वो दोस्त तुम्हारा कुछ नहीं करने वाला लाइफ में। ठीक है ना? और वो गर्लफ्रेंड जो तुमको बोल रही है कि मेरे को टाइम दो, और मेरे से ही बात करो, पढ़ क्यों रहे हो, इतना क्यों पढ़ रहे हो, ब्रेकअप कर लो भाई। ना वो तुमको सक्सेसफुल होने देगी, ना वो खुद होने वाली है। ठीक है, तुम अपना पढ़ो, और अगर वो तुमसे या तुम्हारी एंजाइटी की हेल्प कर रही है, यार तुमको नर्वसनेस हो रही है पेपर के लिए, वो तुमको बता रही है कि यार तू कर लेगा, तुझसे हो जाएगा, तूने पढ़ाई बहुत की है, वो तुमको रिमाइंड करेगी कि हु यू आर। वही है ना, मतलब अगर तुम्हारे पास शक्तियां हैं तो तुमको याद भी दिलानी पड़ती हैं जब तुम नर्वस होते हो। तो वैसा ही है, अगर तुम नर्वस हो रहे हो तो तुमको याद दिलाए कोई, यार तुम कर सकते हो, तुमने मेहनत की है, तुम्हारे पेपर निकल रहे थे, तुमको याद दिलाए कि यार देखो तूने 100 में से 70 लेके आया था उस वाले पीओ के एग्जाम में, उस वाले पीओ के मॉक टेस्ट में। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ है। कंसिडर एवरीवन एज अ वैल्यू ऐड। अगर तुम्हारे कोई लाइफ में वैल्यू नहीं ऐड कर रहा है तो मत करो यार, दूर रहो उन लोगों से। इवन तुम्हारे पेरेंट्स हो, मैं तो मतलब बहुत प्रैक्टिकल बोलूंगा। अगर तुम्हारे पेरेंट्स बोल रहे हैं ना कि ये काम करो वो काम करो, और फिर तुमको बोल रहे हैं कि तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं चल रही, तुमसे एग्जाम नहीं निकल रहा है, सीधा बोलो मेरे को लाइब्रेरी का पैसा दो, मैं लाइब्रेरी जाके पढ़ूंगा, और मैं कोई काम नहीं करने वाला। ठीक है, फॉर द टाइम आई एम स्टडिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम सुबह 10 बजे उठ रहे हो और तुम उसी वक्त लाइब्रेरी चले जा रहे हो। हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। 6 बजे उठो, 4 घंटा एग्जैक्टली। घर का काम कर लो अगर तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वैसी, और 10 बजे से 8 बजे तक पढ़ो ना। उसके बीच में तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कोई कर रहा है तो वो तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐड नहीं कर रहा है, तुम्हारी प्रिपरेशन को वो डिस्ट्रैक्ट ही कर रहा है। उन लोगों से दूर रहो बस। ओके, सो बेसिकली कंक्लूड करें तो द पॉइंट इज कि मजे करो, बट जो तुम्हारा मेन फोकस है, जो तुम्हारा मेन काम है, वो वी डोंट हैव टू फॉरगेट दैट। सो बेसिकली उस पर Yes. ध्यान रखो, एंड उसके अलावा जो टाइम बच रहा है, यूटिलाइज दैट, जो भी करना हो वहाँ पे करो, राइट? यार नाउ next question would be that next question, obviously my last question, that what are your final words of motivation for all our audience who are watching this particular session, who are hustling daily, who are grinding off daily, and are working really very hard? So what are your words for them? यार मतलब टारगेट तो इतना बड़ा रखो कि लोग आके तुमको बोलने लग जाएं कि भाई पागल हो गया है तू, तुझसे नहीं हो पाएगा। तब तुमको करने में वो चीज मजा आएगी। और ऐसा होना चाहिए कि यार मतलब ठीक है, मतलब लाइफ में ऑलमोस्ट मेरे सारे रिलेटिव ने ऐसा कभी सोचा नहीं होगा कि मैं पहली जॉब, लाइफ में मेरी पहली जॉब है कि पहली जॉब में 1 लाख रुपए की उठा रहा हूँ। ठीक है, और आई बेसिकली लिफ्टेड माई एंटायर फैमिली फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास टू अपर मिडिल क्लास। आपने पूरा एक स्ट्राटा ही जंप कर दिया।
और वो भी एक बार में, राइट? तो इस कॉन्फिडेंस से रहो कि यार ये करना है लाइफ में, अपने माँ बाप को रिटायर करना है, अपने भाई घर लेना है, कार लेनी है, इन सब के लिए यार मतलब तुमको करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ती है। ये मोटिवेशन, हाँ, और अगर मोटिवेशन देखना है तो यार मैं तो बोलूंगा वो क्या बोलते हैं, जो यूट्यूब पे वो जो अवध ओझा सर है ना, वो मेरे फेवरेट थे। कि यार मतलब ऐसे चलो कि भाई चेकबुक में 200 करोड़ रखने की दम हो, ऐसा कोई गोल बना लो लाइफ में, तो तुम बैंक तो निकाल ही लोगे। ये है यार, मतलब तुमने मैंने यार मेरे को बैंक पीओ निकालना है, ठीक है, तुमने ये टारगेट रखा तो तुम बैंक पीओ ही निकालोगे। तुमने तुमने रखा कि यार जो एग्जाम आएगा ना सामने वो फोड़ना है, तो फिर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है भाई, यूपीएससी आ जाए, आरबीआई आ जाए, तुम फोड़ोगे ना यार। तुमने सोच लिया है क्योंकि कि जो एग्जाम के लिए मेहनत करनी है वो करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये मोटिवेशन रखो अपनी लाइफ में, यार थोड़ा सा डट के पढ़ाई करनी है और दिखाना है जो उन लोगों को जिनने तुम सोचा नहीं था कि तुम ये कुछ कर लोगे लाइफ में। एंड नॉट पर्टिकुलरली रिलेटिव्स, राइट? और भी लोग हैं। अरे ओके। सांप है रिलेटिव। Okay. So with this, I would like to thank Sahil for for this session actually, and also I hope you had good experiences being with us on Career Type channel, and I hope our audience also gained a lot from this particular session. So with this, guys, we conclude today's session. Hope you gained a lot from this session actually. We'll be back soon with more amazing sessions. Till then, do like, share, and subscribe the channel. Thank you and Jai Hind.